600 साल जब मुगलों का राज था तो हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल जब अंग्रेजों का शासन था फिर भी हिंदू खतरे में नहीं था। 65 साल जब कांग्रेस की भी सरकार थी फिर भी हिंदू खतरे में नहीं था। और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट, और इनके 11 साल होते होते ही हिंदू खतरे में आ गई और ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ये कहानी सुने, ये जवानी सुने, जो ये भी एक सनातनी है। जब 600 साल मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 65 साल कांग्रेस का राज था तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। लेकिन 11 साल मोदी जी का राज आते ही जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, हिंदू खतरे में आ गया। ये हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे में इनकी सत्ता है, खतरे में इनकी कुर्सी है, खतरे में इनका भविष्य है और खतरे में इनका लालचपन है। इसलिए धर्म का चोला पहनकर लोगों को वलगरा रहे हैं और हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। सिर्फ ये एक ही नारा लगा रहे हैं कि जब भी कहीं भी चुनाव का मामला आता है तो हिंदू हमेशा खतरे में आती है। ये हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक चाल है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा, जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा, तभी हिंदू खतरे में होगी। अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इनके कुर्सी के लालचों ने इतना अंधा कर दिया है कि एक धर्म का चोला पहनकर राजनीति कर रहे हैं और हमेशा ये बताते हैं कि ये हिंदू खतरे में है और हिंदू का अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से है। लेकिन जैसा इन्होंने अब बताया, ये भी एक सनातनी है, इनके बातों पर तो विश्वास किया जा सकता है। इनका जो एक राजनीतिक पद पर बैठे हुए, जो अपने कुर्सी बचाने के लिए बैठे हुए, जो अपने सत्ता की लालच में बैठे हुए, क्या उनके बातों पर बिलीव करना जायज है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियोस देखने के बाद आपको भारत के न्यायिक व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क नजर आएगी। मैं बात इसलिए ऐसे आज कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के एक जोगेश्वर सिंह का मामला आया है। इस मामले में उन्हें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे और इनके ऊपर इतनी बड़ी रकम का आरोप लगा और इतनी बड़ी करप्शन में ये पकड़ा गए और इनके करप्शन का जो अमाउंट था वो 100 रुपए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 100 रुपए, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये 100 रुपए इनके 39 साल को खत्म कर दी। ये बात कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद 39 साल केस लड़ते हैं, मतलब अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाते हैं। तो जब जाकर इन्हें 100 रुपए करप्शन के मामले में जो पकड़ा गए थे, आज इन पर जस्टिस होता है और इन्हें आज न्याय मिलता है। और एक तरफ हमारे जस्टिस जसवंत वर्मा, जिनका आपने चर्चा सुना होगा, जिनके घर में नोटों की बंडल मिली थी और नोटों में उनके घर में आग लगी थी, लेकिन उन पर भी हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था ने आज तक किसी भी तरह का उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ और न ही आज तक कोई जेल के अंदर गए और न ही उनके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई की गई। यहाँ पर कहने का मतलब ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानून के समक्ष में सब बराबर। कि किस तरह से हमारा भारत का न्यायिक व्यवस्था काम कर रहा है कि 100 रुपए में अगर करप्शन में पकड़ाया जाए बंदा तो हम 39 साल खत्म कर दिया, इनके जवानी से बुढ़ापा तक का सफर दिखा दिए, लेकिन अब जाकर इन्हें न्याय मिलता है। और एक तरफ हमारे न्यायिक व्यवस्था के जस्टिस जसवंत वर्मा, जिनको इतने करोड़ों का मामला आया और उनके घर में नोटों का बंडल जला, लेकिन इन पर हमारी लीगल एक्शन न लिए गई, न आज तक इनकी गिरफ्तारी हुई। क्या दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्या ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है हमारे आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? इस देश में अब जितने बड़े करप्शन करेंगे उतने मालदार होंगे, जितने कम करप्शन करेंगे और अगर पकड़ा जाते उसके अंदर तो आपकी जवानी से बुढ़ापे तक का सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको न्याय व्यवस्था कभी नहीं मिल सकती। और अगर मिले भी तो ऐसे वक्त पर मिलेगा कि आपकी सारी जवानी खत्म, आप बुढ़ापे के कगार पर पहुंच चुके हैं। और ये सवाल और ये स्टोरी भारत का हर आज एक जनता पूछ रहा है कि क्या भारत में अब कानून व्यवस्था बची भी है या नहीं बची है। सोनम वांगचुक का आपने नाम जरूर सुना होगा। सोनम वांगचुक ने भारत को हर एक वो चीज दिया जो कि भारत को इसकी जरूरत थी। भारत ने आर्मी के लिए काम किया, भारत में लद्दाख को स्पेशल स्टेट दर्जा दिलाने का उन्होंने काम किया। इनसे इंस्पायर होकर अगर कहा जाए कि 3 इडियट फिल्म भी इन्हीं के ऊपर बनाया गया तो ये भी गलत नहीं होगा। और आज इन्हें देशद्रोही बताकर इन्हें जेल में डाला गया है। क्या जो भारत को डेवलपमेंट की ओर ले जाए, जो भारत को इनोवेशन की ओर ले जाए, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाए, जो भारत को नए नए रूप से नए नए अवार्ड ला कर दिया, भारत का विश्व लेवल पर नाम करे, क्या वैसा लोग देशद्रोही हो सकता है? सोनम वांगचुक का ऑन कैमरा ये कहना है कि हमें बाहर रहने से ज्यादा बेहतर हमें जेल के अंदर रहना ज्यादा बेस्ट होगा। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाकर सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे देशों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।
इनके कहने के पीछे का रीजन ये है कि जितने दिन वो जेल के अंदर रहेंगे ये भारत के लोगों को जगाते रहेंगे कि इन्होंने भारत को हर एक वो चीज देने का प्रयास किया है। भारत चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूँ, चाहे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, चाहे मैं आर्मी की बात करूँ, लद्दाख का वो ठंड याद करें जिसकी टेम्परेचर हमेशा -डिग्री में होती है और उस -डिग्री में खड़े होकर जॉब करनी कितनी मुश्किल काम है, लेकिन उनसे बाहर निकालने के लिए सोनम वांगचुक ने काम किया और आज उसे इस सरकार ने देशद्रोही साबित कर उन्हें जेल में रख दिया गया है। मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम हमारे शरीर को तो जरूर कैद कर सकते हो लेकिन हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकते हो। जब तक ये कलम की ताकत जिंदा रहेगा तब तक किसी के हौसलों को, किसी की सोच को कैद कर नहीं रखा जा सकता है। तो तुम अपने पावर और कुर्सी की ताकत दिखाओ, हम अपने कलम की ताकत दिखाते हैं। चलो उस ओर हमारे साथ जहां मंजिलें चलते हैं, चलो उस ओर हमारे साथ जहां मंजिलें चलते हैं। हम दिखाएं भारत किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं। हैट्स ऑफ सोनम वांगचुक, lots of thanks to given such a wonderful, amazing, innovative, experienced and visualized motion to the India. तिरंगे न रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो। तिरंगे न रहने दो, तिरंगों का ही बहिष्कार करो, क्योंकि तिरंगों ने ही तुम्हारा भविष्य बर्बाद किया है और इस तिरंगों ने ही तुम्हें बर्बाद किया है। और हर हिंदू के घर में भगवा झंडा होना चाहिए। अगर तिरंगा न रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा ये नफरती भाषण न जाने कितने लोगों का घर बर्बाद कर सकता है। इन्हीं नफरती भाषण में आकर लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगी। जब आक्रोश पैदा होगी तो लोग अपने आप को देशद्रोही बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगाएंगे। आखिर किस तरह से जिस देश में हम रहते उस देश के तिरंगों को गद्दार कह सकते हैं? आखिर किस तरह से हम जिस देश में रहते उस देश के तिरंगों को ये कह सकते हैं कि वो हमें बर्बाद कर दिया? आखिर किस तरह से हम जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद कर सकते हैं? आखिर किस तरह से जिस वतन ने हमें रहने के लिए घर दिया, आखिर किस तरह से जिस वतन ने हमें रहने के लिए अपनी जमीन दी, आखिर किस तरह से जिस वतन ने हमारा सर ढकने के लिए अपनी जगह दी, आज उस देश को हम ये कहेंगे कि इस तिरंगे ने हमारा अपमान किया है, इस तिरंगे ने हमें बर्बाद कर दिया है? इससे बड़ी दुख की दिन क्या हो सकती है? जब हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब हमारे फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हमारे फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले, जब हमारे फ्रीडम फाइटर रविन्द्रनाथ टैगोर, जब हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, जब हमारे फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्लाह खान, जब हमारे फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू, जब हमारे फ्रीडम फाइटर मौलाना मजहरुल हक, न जाने इस तरह से अगर मैं नाम गिनाने के लिए बैठूं तो न जाने कितने नाम मैं गिना सकता हूँ। क्या इन लोगों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, अपनी जान की परवाह न करते अपने लाइफ को खत्म कर दिया अपने देश के लिए? क्या इन्होंने तिरंगों का अपमान न किया या तिरंगों को सम्मान दिया? या ऐसे नफरत और चिंटुओं के बाद में अगर आप तिरंगों का अपमान करेंगे या अपने देश के ऊपर गर्व करेंगे, अपने तिरंगे के ऊपर गर्व करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ी कितना बाजुए कातिल में है। ये जो तस्वीर आप देख रही है राजस्थान की है और यहाँ पर कैंसर से पीड़ित मरीजों की देखभाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के कुछ नेता वगैरह वहां पहुंचे थे। और इनमें शर्म की बात यहाँ पर यह है कि 5 रुपए की सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट ये देते हैं और देने के बाद जब फोटो शूट हो जाता है तो बीजेपी के नेता इन बिस्किट को भी वापस ले लेते हैं। आखिर फोटो खिंचाने का कितना शौक है इन लोगों को कि सिर्फ 5 रुपए की बिस्किट के लिए कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और सिर्फ 5 रुपए के बिस्किट्स को लेकर। क्या देश हमारा सुरक्षित हाथों में है? क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है? और ये तस्वीर रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया की है। आखिर क्या इस तरह से हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे और अपने विश्व पर अपने देश का नाम करेंगे कि कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए गए और वहां पर सिर्फ 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट लेकर जाते हैं और फोटो शूट होने के बाद उस बिस्किट को भी हम वापस ले लेते हैं? क्या इन पार्टी की इतनी भी औकात नहीं है कि वो 5 रुपए की बिस्किट भी एक मरीज को दे सके?